हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर में आपका स्वागत है। आज चलिए पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े एक टॉपिक का है ब्राह्मण साम्राज्य। तो चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग एवं कन्नब राजवंश। पुष्यमित शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। यानी पुष्यमित शुंग जो था उसने ही मगध साम्राज्य जो था उस पर शुंग वंश की स्थापना करता है। और ये जो पुष्यमित शुंग था वो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। और जब शुंग वंश की नींव मगध पर डालता है तो ये राजधानी जो बनाता है वो विदिशा को अपनी राजधानी बनाता है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर था, जो इंडो यूनान का रहने वाला था, उनको इसने हरा देता है। किसने? पुष्यमित शुंग ने। पुष्यमित शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था और जिन क्षेत्रों से होकर के घोड़ा घूम करके आ जाता था तो पूरा क्षेत्र उस राजा के नियंत्रण में आ जाता था। तो कह रहा पुष्यमित शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और पतंजलि जो थे वो पुरोहित के रूप में किए थे। अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित शुंग ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भरहुत स्तूप जो है उसका निर्माण पुष्यमित शुंग के द्वारा करवाया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कनब वंश की स्थापना करता है। तो कह रहा है कि देवभूति जो अंतिम शुंग शासक था उसकी हत्या कर देता है वासुदेव। अब वासुदेव ने ही मगध पर, जहां पर शुंग वंश शासन कर रहा था, वहां पर अब उसने कनब वंश की स्थापना कर देता। तो याद रखेंगे, देवभूति की हत्या करता है वासुदेव। अब वासुदेव ने ही कनब वंश की स्थापना की। तो कनब वंश के संस्थापक पूछा जाए तो वासुदेव। कनब वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ और कनब वंश का जो अंतिम राजा था, लास्ट राजा, वो सुशर्मा हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन राजवंश। अब चलिए सातवाहन राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। अब मगध पर पहले तो शुंग वंश के बाद आया कनब वंश, और कनब वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन राजवंश की 60 ईसा पूर्व में हत्या कर सिमुक जो था वो सातवाहन वंश से संबंधित था। वो सुशर्मा की हत्या कर देता है और वहां पर सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सातवाहन आंध्र वंश, इसको आंध्र वंश भी कहा जाता है। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का प्रमुख शासक थे सिमुक। सातवाहन वंश के जो सबसे प्रमुख शासक थे उसका नाम था सिमुक। सतकर्णी, गोमती पुत्र सतकर्णी, विशिष्टि पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे कि सातवाहन वंश जो था ये मातृसत्तात्मक व्यवस्था को मानता था। यानी माता के नाम से वंश चलता था। इसी को संदर्भ में समझते, गोमती पुत्र सतकर्णी, यानी गोमती महिला की नाम थी, उनके पुत्र सतकर्णी इसीलिए रखा गया। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। 2 अश्वमेध साम्राज्य विस्तार के लिए किया था और 1 राजसूय यज्ञ किया था सतकर्णी ने। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एक गुणाढ़ थे। हाल ने गथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की है। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन ने चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और सीसा, पोटीन और कांसे की सिक्के चलवाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सीसे के सिक्के किन वंश के शासकों ने चलाया था। तो सातवाहन वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के चलाए थे। पोटीन कांसा याद रखेंगे। तांबे चांदी नहीं पूछते हैं, ये पूछेंगे सीसा और पोटीन के बारे में। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। सातवाहन वंश के जो शासक थे वो जो सिक्के ढालने का जो काम करते थे तो वो शीशा जो था वो रोम से मंगाया जाता। रोम इटली की राजधानी है, वहां से मंगवाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मण जो थे, जो पूजा पाठ करते थे, पुरोहित का काम करते थे, उनको दक्षिणा के रूप में, अनुदान के रूप में अनुदान दिया जाता था। भूमि अनुदान यानी भूमि के टुकड़े दिए जाते थे।
जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होती थी, उनको आय प्राप्त होता था, उनकी जीविका चलती थी। भूमि अनुदान का सर्वप्राचीन पुरालेख्य प्रमाण शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहन के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें असममेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। नानाघाट अभिलेख में कह रहा है कि सातवाहन ने ब्राह्मणों को एक गांव दान में दे दिया था, पूरा गांव ही दान में दे दिया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि जो थी वो ब्राह्मणी थी। सातवाहन की जो प्राकृतिक राजकीय भाषा थी, राज की जो भाषा थी, सारी सरकारी कार्य जो होते थे वो प्राकृतिक भाषा में होते थे, और लिपि जो थी वो ब्राह्मणी थी। अब ब्राह्मणी लिपि जो वर्तमान में भारत में लिपि प्रचलन में है, जो हिंदी लिखी जाती है वो ब्राह्मणी लिपि ही है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और ब्राह्मणी लिपि थी। सातवाहनों की जो लिपि थी वो ब्राह्मणी थी। सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है, हमने पहले ही बताया, और उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गोमती पुत्र, विशिष्टि पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्री होता था। तो ये भी याद रखेंगे, मातृसत्तात्मक थी, लेकिन राजा जो होता था वो पितृसत्तात्मक, यानी पिता के पुत्री को राजा नहीं बनाया जाता था, महिला को राजा नहीं बनाया जाता था, पिता के बाद उसके पुत्र ही राजा बनेंगे, ये व्यवस्था थी। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गैलमिक को सौंपा था। सातवाहन राजा जो थे वो ग्रामीण जो क्षेत्र होते थे, जो एक इकाई थी प्रशासन की, तो उनका जो कार्य दिया गया था, उनकी जो जिम्मेदारी दी थी वो था गैलमिक। गैलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, और गैलमिक क्या होता था, सेना की जो टुकड़ी होती थी, समूह होता था, उनका मुखिया होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक हुआ करते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं काले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। तो सातवाहनों की स्थापत्य कला में भी सातवाहनों ने बहुत योगदान दिया, जैसे उसने कारले का चित्र बनाया, अजंता एवं एलोरा के गुफाओं का निर्माण करवाया एवं अमरावती कला का विकास करवाने में सातवाहन शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण के क्षेत्रों में सातवाहन शासन करते थे, और कह रहा है कि सातकर्णी एवं अन्य सभी जो सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ यानी दक्षिण के स्वामी, दक्षिण के क्षेत्रों पर इनका एक छत्र राज था, इसलिए दक्षिणापथ के स्वामी इसे कहे जाते थे। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन राज जो था उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में जोड़ने का काम किया था, इसलिए उसे कहा सेतु का काम किया था। आगे बढ़ते हैं, चेदी राजवंश। चेदी राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कलिंग यानी कलिंग पर जो शासन करते थे वो कौन सा राजवंश शासन करते थे, तो चेदी राजवंश। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, और ये प्रश्न आईएएस के एग्जाम में और पीसीएस में पूछे गए हैं। आप बीपीएससी का पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पूछा गया है कलिंग पर किस वंश ने शासन किया था, तो 4 वंश का नाम दे देंगे, उसमें चेदी राजवंश होगा। अशोक की मृत्यु का उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। अशोक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का रहा है कलिंग में चेदी राजवंश का उदय होता है, और इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है, क्योंकि कलिंग जो था, जो वर्तमान में उड़ीसा देख रहे हैं, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, तो उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता था। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये राजा खारवेल के से संबंधित है। राजा खारवेल जो था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा खारवेल जो था किस वंश से संबंधित था, और राजा खारवेल जो था कलिंग के सबसे योग्य शासकों में से एक रहा है, तो वो चेदी वंश से संबंधित था। तो खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था, चेदी राजवंश का। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, यानी वह जैन धर्म को मानते थे। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था, यानी खारवेल जो थे वो कह रहा है जैन मुनि के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा बनवाए थे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप अपना कीमती सुझाव हमें अवश्य दीजिए तो हमें क्या सुधार करना चाहिए और हम बेहतर कैसे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।